यूरोप का सवाल है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो चीज यूरोप में 100, 105, 110 यूरो की मिलती है, चाइना अपनी कंट्री में बनाकर शिप में उसको भेजकर यूरोप की मार्केट तक उसको सिर्फ 30-40 यूरो के अंदर कैसे भेज रहा है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? छोटी बिजनेसेस जो अभी पेंडेमिक के बाद रिकवर करने की कोशिश कर रही हैं, उनका भी यही कहना है कि अगर चाइना डंपिंग कर रहा है तो हमारे जैसे छोटे बिजनेस के लिए ये काफी ज्यादा टफ हो जाएगा। चाइना का प्रोडक्शन इतना ज्यादा है कि अगर डोमेस्टिक डिमांड उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है तो फिर चाइना एक्सपोर्ट बेस्ड मॉडल पर डिपेंडेंट हो जाता है। नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, यूरोप की इकोनॉमी दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग ब्लॉक्स में से एक है और अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग मार्केट फोर्स भी है। लेकिन हाल के कुछ इवेंट्स ने इस क्लेम को स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि चाइना यूरोप में सस्ते माल की बाढ़ लेकर आ रहा है, फ्लड लेकर आ रहा है, जो टैरिफ वॉर के साइड इफेक्ट जैसा लगता है। कहा जा रहा है कि बीजिंग ने अपनी बची खुची मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, एक्सपोर्ट कैपेसिटी को यूरोपियन मार्केट में डालना शुरू कर दिया है, वो भी लो प्राइस गुड्स की फॉर्म में। स्पेशली जब से यूएस ने चाइना के ऊपर नए टैरिफ लगाए हैं, तब से यह सब कुछ शुरू हुआ है। इस वजह से यूरोप के कई मैन्युफैक्चरर्स और रिटेल कंपनीज अब अलर्ट हो गए हैं। कुछ लोग इसको चाइना की डंपिंग स्ट्रेटजी कह रहे हैं, जबकि दूसरे लोग वार्निंग दे रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यूरोप का मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वो और भी ज्यादा कमजोर हो सकता है। दोस्तों देखो, यूरोपियन कंट्रीज के ट्रेड स्टैंडर्ड्स काफी ज्यादा टफ होते हैं। वो क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी और सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइना दुनिया की मार्केट पर रूल कर रहा है मास प्रोडक्शन और सस्ते माल के साथ। लेकिन यूरोप भी कोई इजी टारगेट नहीं है। तो सवाल यह है, क्या यूरोपियन यूनियन चाइना के इस चीप माल के फ्लड का सामना कर पाएगा, या फिर चाइना यूरोपियन यूनियन की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज और रेजिस्टेंस से टकरा जाएगा? चलिए देखते हैं डाटा, फैक्ट्स और पॉलिटिकल बैकग्राउंड इस बड़े डेवलपमेंट के पीछे क्या क्या चल रही है। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, चाइना और यूरोप के बीच ट्रेड वॉल्यूम ग्लोबल इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर साल हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ यूरोस का माल जो है वो इधर उधर होता है। यूरोपियन स्टैटिस्टिकल ऑफिस या फिर यूरोस्टैट के लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग 2024 के लास्ट क्वार्टर से लेकर 2025 के फर्स्ट क्वार्टर तक, यानी कि अभी हम हाल फिलहाल की बात कर रहे हैं, यूरोप का चाइना से इंपोर्ट लगभग 6% बढ़ गया है। वहीं यूरोपियन यूनियन का जो एक्सपोर्ट है चाइना को, वो एवरेजली 3% कम हो गया है। यानी कि ट्रेड डेफिसिट अब यूरोप के बीच में और चाइना के बीच में और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और पिछले कुछ सालों तक चाइना यूरोप का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी अलग हो गई है। अब इंबैलेंस और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, स्पेशली जब से यूएस ने चाइना पर हायर टैरिफ्स लगाने शुरू कर दिए हैं। कुछ डाटा के अकॉर्डिंग यूरोपियन मार्केट में चाइनीज कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के शेयर पिछले कुछ महीनों में लगभग 10% तक बढ़ चुके हैं। इससे यूरोप के लोकल प्रोड्यूसर्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है। देखो, फ्रांस, जर्मनी और इटली के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को मुश्किल हो रही है चाइना के सस्ते दामों से कंपीट करने में। स्पेशली कपड़े, फुटवियर और इवन होम अप्लायंसेस जैसे व्हाइट गुड्स में भी चाइना जो है वो सस्ता माल यूरोप की मार्केट के अंदर लेकर आने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ यह भी डिस्कस हो रहा है कि क्या चाइना अपने प्रोडक्ट्स इतने सस्ते दाम में बेच रहा है कि उसे डंपिंग बोला जा सके। देखो, यूरोपियन अथॉरिटीज इस मुद्दे को काफी ज्यादा सीरियसली तरीके से देख भी रही हैं। कुछ ब्रिटिश रिटेलर्स का कहना है कि ट्रेड लूप होल्स और टैक्स एग्जेम्पशन जैसे लो वैल्यू पैकेजेस के कम टैक्स लगता है, जिसके चलते चाइनीज प्रोडक्ट्स को अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है। उनके अकॉर्डिंग ये एक तरफ का अनफेयर कंपटीशन है। कुछ कंपनीज डिमांड कर रही हैं कि इस इशू पर स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए जाएं। अब सवाल यह है कि इस पूरे इशू की जड़ क्या है। हमको जड़ समझनी होगी, तब कहीं जाकर हमको ये सारी कहानी समझ में आएगी। देखिए, सबसे पहले यूएस ने जो टैरिफ और ट्रेड सैंक्शन चाइना पर लगाए हैं, उस वजह से चाइनीज एक्सपोर्टर्स ने यूरोप की तरफ रुक करना शुरू कर दिया है, उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया है। इस सिचुएशन को शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं, चाइना के पास मैसिव प्रोडक्शन कैपेसिटी है। जब यूएस ने चाइनीज प्रोडक्ट पर एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए तो उनका यूएस मार्केट में बेचना जो सामान था वो महंगा पड़ गया। तो चाइनीज प्रोडक्ट्स ने अपने एक्स्ट्रा माल दूसरी मार्केट में भेजने शुरू कर दिए। यूरोप एक बड़ा मार्केट है जहां लोगों की बाइंग पावर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए चाइना का काफी माल अब यूरोप की तरफ आना शुरू हो चुका है। इस वजह से यूरोपियन कमीशन और कुछ कंट्रीज के इकोनॉमिक मिनिस्टर्स को शक होने लगा है कि चाइना डंपिंग कर रहा है। पर दोस्तों, डंपिंग होती क्या है? सिंपल शब्दों में इसको कैसे समझा जाए, क्या होती है डंपिंग? सिंपल शब्दों में डंपिंग का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट मार्केट में इतने सस्ते दाम पर बेचना जो उसके अपने कंट्री के प्राइस या मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा कम हो। इस स्ट्रेटजी के थ्रू एक्सपोर्टिंग कंट्री अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकती है बाय सेलिंग चीपर देन इट्स कंपीटिटर्स। यूरोपियन ऑफिशियल्स का कहना है कि चाइना जानबूझ के कुछ सेक्टर्स में नुकसान कर रहा है अपने आप को, ताकि यूरोपियन कंपनीज को बैंकरप्ट कर सके और मार्केट पर अपना पूरा कंट्रोल एस्टेब्लिश कर सके। लेकिन चाइना
चाइना इन सब एक्यूजेशन को डिनाई करने का काम करता है। उनका कहना है कि चाइना का कहना है कि उनके पास प्राइस एडवांटेज इसलिए है क्योंकि उनके प्रोडक्शन कॉस्ट पहले से ही काफी ज्यादा कम है और उनकी जो सप्लाई चेन है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट है। और चाइना ने यह भी कहा है कि यूएस के टैरिफ की वजह से यूरोप में माल का फ्लड जो आया है यह बात ओवर एग्जैजरेटेड है। उनके हिसाब से यह सिर्फ ग्लोबल ट्रेड फ्लोज में एक नॉर्मल शिफ्ट है। देखो, पूरी दुनिया अभी पोस्ट पेंडेमिक सप्लाई चेंजेस का इंपैक्ट अभी भी फेस कर रही है। कोविड के बाद से अभी तक पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो रिकवर नहीं कर पाई है। यूरोप भी चाइना का एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है। चाइना ने क्लियरली बोला है कि अगर यूरोपियन यूनियन डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के नाम पर अनफेयर टैरिफ या फिर रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ग्राउंड लेवल पर यूरोपियन बिजनेसमैन में अभी टेंशन है, स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर में, फर्नीचर सेक्टर में, छोटे होम अप्लायंसेज में, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज में और टॉयज जैसे सेक्टर के अंदर। बात चल रही है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स यूरोप में एवरेज से बहुत कम दामों पर बिक रहे हैं। और इसके साथ एक सिंपल प्रोडक्ट जो आप ऑनलाइन 105 यूरो में खरीद लेते हो, वहीं चाइना का जो सेलर है उसको सिर्फ 105 की जगह 30 यूरो के अंदर ही शिपिंग के साथ आपकी कंट्री के अंदर भेजने का काम कर देता है। यूरोप का सवाल है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो चीज यूरोप में 100, 105, 110 यूरो की मिलती है, चाइना अपनी कंट्री में बनाकर शिप में उसको भेजकर यूरोप की मार्केट तक उसको सिर्फ 30-40 यूरो के अंदर कैसे भेज रहा है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो डंपिंग ही हुआ। देखो, कुछ फर्क तो टैक्स एग्जेम्पशन और इंस्पेक्शन लूपहोल्स की वजह से भी समझ आ सकते हैं, लेकिन जब डंपिंग का डाउट आता है तो पूरी सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। यूरोपियन कमीशन का कहना है कि वो इन एलिगेशंस को सीरियसली इन्वेस्टिगेट कर रही है और अगर जरूरत पड़ी तो एंटी डंपिंग मेजर्स भी लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही तो एंटी डंपिंग मेजर होते क्या है और ये काम कैसे करते हैं? देखो, स्टेप बाय स्टेप हमको हर एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर एक पार्ट हम समझ लेंगे और दूसरा नहीं समझेंगे तो इशू जो है वो हमारा अधूरा रह जाएगा। तो हमने डंपिंग समझा, अब हम एंटी डंपिंग ड्यूटी समझेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। अगर साधारण शब्दों में आपको बताऊं, अगर यूरोप को ऐसा लगता है कि किसी स्पेसिफिक सेक्टर में डंपिंग हो रही है तो वो चाइना से आने वाले प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटीज लगा सकते हैं। इससे जो अनफेयर प्राइस एडवांटेज होता है वो खत्म हो जाता है और डंपिंग खत्म हो जाती है। ऐसे स्टेप्स पहले स्टील और सोलर पैनल सेक्टर में भी लिए गए थे यूरोप के द्वारा, और अब टेक्सटाइल, छोटी इलेक्ट्रॉनिक चीजें, टॉयज और इवन शूज भी अब टारगेट पर हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसे एक्शंस पर चाइना का जो है वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी आएगा। चाइना कहता है कि वो फ्री और फेयर ट्रेड चाहता है और यूरोप पे ट्रेड वॉर्स बनाने का इल्जाम भी लगाता है। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन कुछ यूरोपियन मिनिस्टर्स क्लियरली वर्डेड है। उनके वर्ड्स में ये एक चाइनीज गुड्स की इन्वेजन है। जैसे पहले यूरोप ने दुनिया भर के ऊपर इन्वेजन किया, अब चाइनीज प्रोडक्ट, चाइनीज गुड जो है वो यूरोप और दुनिया भर को इन्वेड करने का काम कर रहे हैं। पोर्तुगल, स्पेन और इटली जैसी कंट्रीज की इकोनॉमिक अथॉरिटीज का कहना है कि लोकल ब्रांड्स की कंपीटिटिवनेस जो है वो इससे काफी ज्यादा कम हो गई है, स्पेशली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल जैसे प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर। छोटी बिजनेसेस जो अभी पेंडेमिक के बाद रिकवर करने की कोशिश कर रही हैं, उनका भी यही कहना है कि अगर चाइना डंपिंग कर रहा है तो हमारे जैसे छोटे बिजनेस के लिए यह काफी ज्यादा टफ हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ यूरोपियन कंज्यूमर्स ऐसे में भी चीप प्राइसेस से खुश है, क्योंकि चाइना सस्ते में माल दे रहा है, यूरोप की कंपनीज महंगे में माल दे रही हैं। तो जो कंज्यूमर है यूरोप के, उनको तो इससे फायदा होगा, वो इन सस्ते प्राइसेस से खुश भी हो सकते हैं। आज के टाइम में जब इकोनॉमिक स्लोडाउन है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और बाइंग कैपेसिटी आपकी लगातार कम होती जा रही है, तो लोग जो है वो लो प्राइस प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। तो नेचुरली लोग सस्ती चीजें लेना प्रेफर करते हैं और यही से एक डिबेट एक नए लेवल पर पहुंच जाता है। हमें लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए या फिर कंज्यूमर्स की पॉकेट का ख्याल रखना चाहिए? या तो आप कंपनियों को बचा लो, या तो आप फैक्ट्रियों को बचा लो, या फिर जो आम जनता, आपकी जो गरीब जनता है आपकी, आप उनको बचा लो। यूएस ने इस इशू पर यूरोप से काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट अप्रोच लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर जो टैरिफ लगाए गए थे वो आज तक पूरी तरीके से हटाए नहीं गई हैं और उन टैरिफ की वजह से चाइना का एक्सपोर्ट जो है वो काफी इफेक्ट भी हुआ है। इसलिए हो सकता है चाइना नए मार्केट्स या फिर पुराने मार्केट्स में ज्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर यूएस का मार्केट चाइना के लिए पार्शियली क्लोज हो जाए तो यूरोप और बाकी रीजन्स को टारगेट करना चाइना के लिए ऑब्वियस हो जाता है। और हम जानते हैं कि चाइना के ऊपर अमेरिका ने अब 245% टैरिफ लगाने का काम किया है। तो ऑफिशियली चाइना के लिए अब अमेरिका की मार्केट तो लगभग बंद ही हो चुकी है। यहीं से एक और इशू भी उठता है जो है ओवर कैपेसिटी का इशू। देखो, चाइना का प्रोडक्शन इतना ज्यादा है कि अगर डोमेस्टिक डिमांड उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है तो फिर चाइना एक्सपोर्ट बेस्ड मॉडल पर डिपेंडेंट हो जाता है। और जब यूएस ने एक्सपोर्ट्स को ब्लॉक कर दिया तो यूरोप अब चाइना के इस ओवर प्रोडक्शन का टारगेट बन गया है। यूरोपियन यूनियन के अंदर ही इस मुद्दे पर अलग अलग ओपिनियंस हैं। कुछ कहते हैं कि सैंक्शंस या फिर कुछ कदम चाइना के खिलाफ उठाने चाहिए, जबकि दूसरे लोग कहते हैं कि हमें फ्री ट्रेड को सपोर्ट करना चाहिए। कि अगर हम फ्री ट्रेड को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम भी अमेरिका वाली डायरेक्शन के अंदर चले जाएंगे तो अमेरिका से तो पहले ही हमारी तनातनी चल रही है। अगर हम अमेरिका की पॉलिसी को ही चाइना के खिलाफ अडॉप्ट करेंगे तो हम अमेरिका की तो मदद ही कर रहे हैं। जबकि यूरोप और अमेरिका
अभी हाल फिलहाल में रशिया और यूक्रेन वॉर के चलते हम जानते ही हैं इनके बीच के अंदर भी काफी ज्यादा तनाव चल रहा है। जर्मनी और फ्रांस चाहते हैं कि सस्पेक्टेड डंपिंग के केसेस में स्पेशली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के एरिया में स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएं, लेकिन जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, जैसे कि जो ईस्टर्न यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं या फिर जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं जिनको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी बोलते हैं, जैसे कि आपकी नॉर्वे हो गई, स्वीडन हो गई, ये कंट्रीज जो है वो फ्लेक्सिबल रहना चाहती हैं। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी फ्लेक्सिबल रहना चाहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन कंट्रीज की जो फैक्ट्रीज हैं वो चाइना से सस्ता रॉ मटेरियल या फिर सेमी फिनिश प्रोडक्ट खरीदती हैं। वो इस प्राइस एडवांटेज का फायदा उठाना चाहते हैं जो चाइना से सस्ता रॉ मटेरियल उनकी तरफ आ रहा है। इसके अलावा यूरोप के डिसीजन मेकिंग सिस्टम भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इतने बड़े इशू पर जल्दी कोई एक्शन लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी ब्रिटिश रिटेलर्स का प्रेशर और फ्रांस और जर्मनी जैसे कंट्रीज के प्रोड्यूसर्स का डिमांड है अर्जेंट प्रोटेक्शन का, यह सब यूरोपियन कमीशन पर प्रेशर डाल रही है कि वो कुछ ना कुछ तो करें। हो सकता है कि हम जल्द ही एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन के केसेस को बढ़ता हुआ देखें चाइना के अगेंस्ट, और अगर ऐसा होता है तो एक नया ट्रेड वॉर का फ्रंट भी ओपन हो सकता है जो इस बार यूरोप और चाइना के बीच में होगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा होता है तो यूरोप और चाइना के रिलेशंस पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखो, यूरोप का रिलेशन चाइना के साथ पहले से ही एक डेलिकेट बैलेंस पर है। एक तरफ यूरोप चाहता है कि वो चाइना को अपना माल एक्सपोर्ट करके पैसा कमाए। चाइना एक बहुत बड़ा कंज्यूमर या एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी यूरोप के लिए बन सकता है, जहां पर ऑटोमोबाइल यूरोप अपनी बेच पाएगा, लग्जरी आइटम बेच पाएगा, इंडस्ट्रियल मशीन बेच पाएगा। बट ये सब चीजें तो चाइना में भी तो बनती हैं। चाइना भी तो इन सब चीजों को यूरोपियन कंपनीज के लिए बनाने का काम करता है। तो ये भी डिबेट जो है वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि यूरोप अगर चाइना को अपना माल बेचना चाहता है तो ऐसा क्या माल है जो यूरोप चाइना को बेच देगा। देखो, कहा जाता है कि दुनिया में भगवान ने इंसान को बनाया और चाइना ने बाकी सब कुछ बनाया। तो यूरोप अपना ट्रेड बैलेंस कैसे शिफ्ट करेगा, कैसे अपना ट्रेड सरप्लस जो है वो चाइना के साथ लेकर आ पाएगा, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। यूरोप के लिए इतना जल्दी पॉसिबल ये नहीं होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ चाइना का जो एशिया पैसिफिक में जियोपॉलिटिकल मूव्स है, जो ह्यूमन राइट वायलेशन है और रशिया के साथ उसकी जो दोस्ती है, वो भी यूरोप के अंदर ट्रस्ट का इशू जो है वो और भी ज्यादा बढ़ाने का काम करती है। इसलिए जब ट्रेड डिस्प्यूट और पॉलिटिकल डिफरेंसेस एक साथ हो जाते हैं तो सिचुएशन से निकलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से यूरोप को एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है यूक्रेन वाली वॉर के चलते। वहां पर पहले से ही इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो है वो चल रही है। ऐसे टाइम में जब यूरोपियन कंट्रीज हाई इन्फ्लेशन और रिसेशन के खतरे से जूझ रही हैं तो चाइना के चीप प्रोडक्ट कंज्यूमर्स के लिए एक रिलीफ जैसे लगते हैं, लेकिन यही चीज लोकल प्रोडक्शन के लिए एक बुरा सपना भी बन जाती है। पॉलिसी मेकर्स के सामने अब यही डायलेमा है, शॉर्ट टर्म में कंज्यूमर्स को सस्ती चीजों का फायदा दिलाया जाए या लॉन्ग टर्म में अपनी इंडस्ट्री को बचाया जाए। अगर डंपिंग प्रूव हो जाती है तो यूरोपियन प्रोड्यूसर्स मार्केट से हट सकते हैं, जॉब्स जा सकती हैं और प्राइसेस फिर से बढ़ने लग सकते हैं। यही सिनेरियो यूरोपियन यूनियन के लीडर्स को जल्दी और टफ डिसीजन लेने पर मजबूर भी कर सकता है। बल्कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है इस पूरी सिचुएशन को कैसे देख रही है, यह भी एक अलग सवाल है। यूएस के टैरिफ के प्रेशर में आने के बाद चाइना यूरोपियन मार्केट को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती है। इसी वजह से चाइना अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज के साथ क्लोज टाइज बनाने की भी कोशिश कर रहा है। इसका एम है कि पूरी यूरोप नहीं पर कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को चाइना के इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में तो जरूर लेकर आया जाए। अगर यूरोप चाइना पर एंटी डंपिंग मेजर लगाता है तो हो सकता है कि चाइना उन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कम कर दे। और कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इससे यूरोप की कंट्रीज के बीच में टेंशन भी बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट चाइना के सस्ते लोन्स और इन्वेस्टमेंट को मिस नहीं करना चाहती हैं, इसलिए वो चाइना के अगेंस्ट टफ स्टेप्स लेने से बचती रहेंगी। देखो, सिचुएशन बहुत कंप्लेक्स हो चुकी है। सिंपल शब्दों में बोले तो यूएस ने जो टैरिफ वॉर शुरू की थी उसकी परछाई अब यूरोप के ऊपर आ गई है। देखो, चाइना यूरोप की तरफ शिफ्ट कर रहा है ताकि यूएस मार्केट में जो उसको नुकसान हुआ है उसको कवर किया जा सके, और यूरोप को अब अनफेयर कंपटीशन और डंपिंग का खतरा लगातार बना हुआ है। यूरोप जो भी डिसीजन लेने वाला है आने वाले टाइम में, चाइना के साथ नया ट्रेड वॉर शुरू भी हो सकता है या फिर कोई बैलेंस सॉल्यूशन भी इसका निकाला जा सकता है। अगर यूएस टैरिफ्स को रिलैक्स नहीं किया गया तो चाइना यूरोप पर अटैक करता रहेगा। इस प्रोसेस में यूरोप अपने प्रोड्यूसर्स को ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा और चाइना के साथ जो उनके रिलेशंस है वो और ज्यादा स्ट्रेन होते चले जाएंगे, या फिर थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर प्राइस एडवांटेज को टॉलरेट करेगा अपनी मार्केट में, जिससे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को भी दिक्कत हो सकती है। दोनों सिनेरियोज में अपने अपने प्रॉब्लम्स जो है वो साथ ही लेकर आती हैं। जो चीज इस स्टेज पर क्लियर है वो ये है कि ट्रेड टेंशन अभी किसी वक्त रिलैक्स नहीं होने वाले हैं। आपका इस इशू के ऊपर क्या कहना है? क्या चाइना से सस्ती चीजों का फ्लो सच में डंपिंग है या फिर ये एक नॉर्मल सिचुएशन है फ्री मार्केट डायनेमिक्स में? यूरोप को अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए और कंज्यूमर्स को अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स तक एक्सेस कैसे इंश्योर किया जा सकता है? अपने कमेंट्स मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।